हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल VBA सीनियर। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटाइज फिजिक्स क्लास 9th के बच्चों के लिए जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूले को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग हर एक चैप्टर जहाँ कहीं भी न्यूमेरिकल्स हैं उससे रिलेटेड जो फार्मूले हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स से रिलेटेड फार्मूले के बारे में। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे ये सभी फार्मूले हैं। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट निकालना है तो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट, वैसे तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है जो कि उस डिवाइस के द्वारा एक्यूरेटली मेजर की जा सकती है या की जाती है। लेकिन वर्नियर कैलिपर्स के केस में जो लिस्ट काउंट है ये डिफरेंस होता है वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब लिस्ट काउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक, या तो फिर वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर आपको वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करके डायमीटर निकालनी है मान लीजिए, या थिकनेस निकालनी है, तो हम लोग मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ साइन लेते हैं। विथ साइन से मतलब ये है कि जीरो एरर एक्चुअली दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो साइन से सेंस ये है कि एरर जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पॉजिटिव होगा तो जीरो एरर प्लस साइन के साथ लिखेंगे, नेगेटिव होगा तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। ऐसे भी देखिए जीरो एरर दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव जीरो एरर तो प्लस पी इंटू लिस्ट काउंट, पी जो है नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन है। नेगेटिव जीरो एरर माइनस n माइनस पी इंटू लिस्ट काउंट, n टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, p जो है कोइंसाइडिंग डिवीजन है। तो इस तरीके से d जो है आपका हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मीन्स व्हाट, तो p इंटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर विथ साइन। ठीक, अब हम लोग बात करने वाले हैं स्क्रू गॉज के बारे में। स्क्रू गॉज से रिलेटेड फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए स्क्रू गॉज से रिलेटेड सबसे पहले जो टर्म है पिच। पिच का जो डिफिनीशन है, द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पिंडल along its axis when its circular head is rotated once। सर्कुलर हेड को एक चक्कर रोटेट कराने में जितना डिस्टेंस स्पिंडल मूव करता है अपने एक्सिस के अलोंग, तो वही जो लीनियर डिस्टेंस है स्पिंडल के द्वारा जो ट्रेवल्ड होगी, मूव्ड होगी, उसी को हम पिच कहते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये दिया हो कि स्पिंडल कितना लीनियर डिस्टेंस मूव कर रहा है, कितने रिवॉल्यूशन में, तो आप लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पिंडल अपॉन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से डिवाइड करके पिच निकाल सकते हैं। या तो फिर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स, कोई भी दो लगातार थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको भी हम पिच कहते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी एक इंफॉर्मेशन है तो आप उसका इस्तेमाल करके पिच निकाल सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल्स में। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है। जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप
फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं लीस्ट काउंट का। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पिंडल along its axis when its circular head is rotated by one division only। यहाँ पे देखिए सर्कुलर हेड को एक चक्कर रोटेट कराना है पिच के डिफिनीशन में, पिच निकालने के लिए, और लिस्ट काउंट निकालने के लिए केवल सर्कुलर हेड को एक डिवीजन जो है मूव कराना है। तो सर्कुलर हेड को एक डिवीजन केवल मूव कराने में जितना लीनियर डिस्टेंस स्पिंडल अपने एक्सिस के अलोंग मूव करेगा दैट इज कॉल्ड द लिस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट इक्वल्स टू पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है। सर्कुलर स्केल रीडिंग इक्वल्स टू पी इंटू लिस्ट काउंट। पी क्या है? कोइंसाइडिंग डिवीजन है। जीरो एरर दो तरह का होगा, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। तो जैसे हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स के केस में दो टाइप का जीरो एरर डिस्कस किया था, उसी टाइप से यहाँ भी स्क्रू गॉज के केस में दो टाइप का आपका जीरो एरर होगा। पॉजिटिव जीरो एरर अगर है तो प्लस पी इंटू लिस्ट काउंट, अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो माइनस एन माइनस पी इंटू लिस्ट काउंट। स्क्रू गॉज से हम लोग भी थिकनेस निकालते हैं किसी थीन वायर का। तो अगर किसी थीन वायर का थिकनेस अगर डी अगर है, मान लीजिए स्मॉल डी अगर है, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर विद साइन। देखिए वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल रीडिंग होता है और आपका स्क्रू गॉज में सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है। तो इस तरीके से किसी थीन वायर का जो थिकनेस होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सी एस आर के जगह पे हम पी इंटू लिस्ट काउंट लिख लेंगे, और ये देखिए माइनस जीरो एरर विथ साइन हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो सिंपल पेंडुलम आप समझ ही रहे हैं, सिंपल पेंडुलम क्या होता है? कोई भी एक आपका सॉलिड बॉब है, उसको थ्रेड की सहायता से अगर आप किसी रिजिड सपोर्ट से अगर आप सस्पेंड कर देते हैं तो ये सिंपल पेंडुलम बन जाता है, जहाँ पे ये आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, और यह जो बॉब है, बॉब का जो सेंटर होगा सीजी होगा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बॉब के सीजी के बीच का डिस्टेंस आपका इफेक्टिव लेंथ होता है या लेंथ ऑफ द पेंडुलम होता है। तो अगर पेंडुलम ऑसिलेट कर रही है तो उस केस में जो टाइम पीरियड जो होगी 2 पाई इंटू एल अपॉन जी से कैलकुलेट करेंगे, और इसी फार्मूले के बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू अंडर रूट L1 अपॉन L2। अगर इफेक्टिव लेंथ L1 है तो टाइम पीरियड T1 है, अगर इफेक्टिव लेंथ L2 है तो टाइम पीरियड T2 है। उसी टाइप से T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू अंडर रूट G2 अपॉन G1 हो जाएगा। ये तीन में से कोई भी एक फार्मूला का इस्तेमाल करके जैसा स्थिति होगा, जैसा सिचुएशन होगा, आप न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में। इसमें लीनियर इक्वेशन ऑफ जो मोशन होती है उस बॉडी के लिए जो कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, उस बॉडी के लिए जो फाइनल वेलोसिटी होगी v u प्लस ए टी होगी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू ई वी स्क्वायर प्लस 2as होगा, जहाँ पे u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, a क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड है, t आपका टाइम टेकन है, और s जो है डिस्टेंस और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड है। चूंकि हम मोशन इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट जो होगी बॉडी की वह मैग्नीट्यूड में सेम होगी। अगर हमें ऐसी लाइन की स्लोप निकालनी है, ऐसी कोई लाइन सेगमेंट अगर है, मान लीजिए लाइन सेगमेंट जो कि दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरी पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है।
तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी उसकी अगर स्लोप की बात करनी है तो हम फार्मूला यूज करेंगे y2 माइनस y1, मतलब डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, या तो फिर tan थीटा से। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन AB विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये आपका थीटा है। तो इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला इस्तेमाल करके जैसा सिचुएशन होगा, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम m जो है निकाल सकते हैं। m सिंबल है स्लोप का। tan आप समझ रहे हैं, tan जो क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले ही tan है, मतलब एक सर्टेन एंगल दिया रहेगा। मान लीजिए थीटा जो है 30 डिग्री है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan 30 मतलब 1/√3 हो जाएगा। मान लीजिए थीटा अगर 60 डिग्री है, tan 60 √3 होता है, तो ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अगर थीटा अगर मान लीजिए 45 है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो देखिए, लीनियर मोमेंटम का जो सिंबल होता है आपका P होता है, और लीनियर मोमेंटम जो होगा m इंटू वी होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होगा। अगर आपको चेंज इन मोमेंटम की बात करनी होगी तो फाइनल मोमेंटम P2 माइनस इनिशियल मोमेंटम P1। तो mv माइनस mu, m कॉमन ले लीजिए, v माइनस u। v माइनस u क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है, जिसका सिंबल हमने डेल्टा v ले लिया। डेल्टा स्टैंड्स फॉर स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी, नॉट फॉर इनिशियल और फाइनल। यहाँ पे v जो है फाइनल वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे इस सिंबल डेल्टा v में v सिंपली वेलोसिटी डिनोट कर रहा है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो यहाँ हम लोगों ने चेंज इन मोमेंटम निकाला है, मतलब डेल्टा p निकाला है। ये डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डेल्टा p अपॉन डेल्टा t हो जाएगा। डेल्टा p यहाँ पे हम लोगों ने निकाला हुआ है, डेल्टा t से डिवाइड कर दिया, तो m अगर हम बाहर कर लेते हैं तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। इस टाइप से रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं इनर्शिया के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिसके कारण कोई भी बॉडी अपने प्रेजेंट स्टेट में ही रहना चाहती है। अगर उसके प्रेजेंट स्टेट में कोई भी अगर चेंजिंग होगी तो वह चेंजिंग का विरोध करती है, अपोज करती है, मतलब अपने आप में चेंजिंग लाने नहीं देना चाहती है। उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। तो अगर हमें किसी बॉडी के इनर्शिया का मेजरमेंट करना हो तो हम मास के बेसिस पे करते हैं। तो किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि दो बॉडी दिए गए हों जिनके मास डिफरेंट हों और आपको निकालना हो रेशियो ऑफ इनर्शिया, तो आप क्या करेंगे? रेशियो ऑफ मास कर लेंगे। अब हम बात करने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, जिसके अकॉर्डिंग F बराबर m इंटू ए होता है, मतलब F बराबर m इंटू ए क्या है? दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जहाँ पे F क्या है? फोर्स है, m क्या है? मास है, a क्या है? एक्सेलरेशन है। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे कई ठे ग्राफ भी होते हैं। जब फोर्स कांस्टेंट होगा तो मास और एक्सेलरेशन के बीच में ग्राफ क्या होगी? जब मास कांस्टेंट होगा तो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में ग्राफ कैसी बनेगी? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो फोर्स और मास के बीच में ग्राफ कैसी बनेगी? तो अब हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके अनुसार कोई भी बॉडी यूनिवर्स में जो है एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, तो उनके द्वारा लगाया गया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो डिपेंड करेगा कि उन दोनों बॉडी की मास क्या है और उन दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो अगर A और B दो बॉडी हमारे पास हैं जिसकी मास m1 m2 है, तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी विथ द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इसीलिए F लगाया हुआ है। मतलब अगर एक बॉडी छोटी है एक बॉडी बड़ी है तो दोनों बॉडी एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाएगी, F ही लगाएगी, इक्वल लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। मतलब हर एक बॉडी दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। अगर उस फोर्स को हमको कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर।
m1 m2 क्या है, दोनों बॉडी का मास है, और d क्या है, दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस है। अब हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, जिसका सिंबल कैपिटल G होता है और जिसकी यूनिट होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 ये है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ये आपका यूनिट है। अब हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G के बारे में। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई प्लेनेट है मान लीजिए, और प्लेनेट के रूप में हम अर्थ को ले रहे हैं, जिसका रेडियस कैपिटल R है, और इस अर्थ का जो है मास जो है कैपिटल M है। अगर इसके सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है जिसकी मास जो है स्मॉल m है, तो उस केस में इस प्लेस पे इस ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे जिसकी मास स्मॉल m है, उस पे लगने वाली स्मॉल g की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको ये याद रखना चाहिए, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और मास दिया रहेगा क्वेश्चन में, और रेडियस भी दिया रहेगा। वेट W इक्वल टू M इंटू जी। अब वेट की वैल्यू kgf में भी हो सकती है और न्यूटन में भी हो सकती है। तो अगर आप मान लीजिए किसी बॉडी का मास जो है, सपोज कर लीजिए कि 2 kg है, अगर आपने g का वैल्यू नहीं रखा तो फिर उस बॉडी का जो वेट होगा, जिसकी मास 2 kg है, तो वेट हो जाएगा 2 kgf, अगर आप g की वैल्यू नहीं रखते हैं तो। लेकिन अगर आपने g की वैल्यू रख दिया, मान लीजिए g की वैल्यू 10 दिया है, तो फिर 20 न्यूटन हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू अगर आप रखते हैं तो फिर न्यूटन में आंसर आएगा, अगर आप नहीं रखते हैं तो आंसर kgf में आएगा। अगर मास ग्राम में दिया होगा तो gf में आंसर आएगा, g की वैल्यू नहीं रखने पे। अब हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन kgf एंड न्यूटन के बारे में। तो देखिए 1 kgf बराबर क्या होता है? 9.8 न्यूटन। तो अब हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब कोई बॉडी अगर ग्रेविटी के अंदर अगर मोशन कर रही है, मतलब ग्रेविटी के चलते अगर मोशन कर रही है टूवर्ड्स द अर्थ, तो उस केस में स्मॉल v जो होगी u प्लस जी टी होगी, h जो होगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होगा। लेकिन वहीं पे अगर किसी बॉडी की मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी अगर हो रही है, तो इन सभी फॉर्मूले में जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब v बराबर u माइनस जी टी, h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच। अब हम बात करने वाले हैं फ्री फॉल के बारे में। तो फ्री फॉल मतलब क्या? u जो होगा 0 होगा, तो उस केस में v बराबर जी टी हो जाएगा, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा। अब हम बात करेंगे किसी बॉडी को अगर आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो उस केस में वह जो बॉडी है कितनी हाइट तक मैक्सिमम जाएगी? तो एच मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम हाइट रीच्ड होगी यू स्क्वायर अपॉन 2g से आप कैलकुलेट करेंगे। u आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जब किसी बॉडी को आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो टाइम होगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट, जो कि u अपॉन g होगा। और मैक्सिमम हाइट से वापस पॉइंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन तक, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तक वापस आने में जो टाइम होगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट, और यह भी आपका u अपॉन g होगा। तो इस तरीके से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम और मैक्सिमम हाइट से वापस आने का टाइम दोनों चूंकि बराबर होता है, अगर आप दोनों को प्लस करेंगे तो 2u अपॉन g हो जाएगा, और यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में। थ्रस्ट मतलब क्या? वेट से मतलब है। प्रेशर तो थ्रस्ट अपॉन कॉन्टेक्ट एरिया हो जाएगा। इस तरीके से P इजकल टू F बाई A हो जाएगा,
ठीक, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोलिक मशीन 3 होता है, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो तीनों टाइप का जो हाइड्रोलिक मशीन होता है उसके लिए ये फॉर्मूला आपका रामबाण की तरह काम करेगा। तो F2 अपॉन F1, F2 क्या है, थ्रस्ट अपॉन बिगर पिस्टन, F1 क्या है, थ्रस्ट अपॉन स्मॉलर पिस्टन। उसी टाइप से H2 क्या है, फेस एरिया ऑफ बिगर पिस्टन, A1 क्या है, फेस एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन। उसी टाइप से R जो है रेडियस ऑफ बिगर पिस्टन, कैपिटल R, स्मॉल आर रेडियस ऑफ स्मॉलर पिस्टन, कैपिटल D डायमीटर ऑफ बिगर पिस्टन, स्मॉल d डायमीटर ऑफ स्मॉलर पिस्टन। तो F2 अपॉन F1 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल D स्क्वायर अपॉन स्मॉल d स्क्वायर। अब हम बात करने वाले हैं लिक्विड प्रेशर के बारे में। अच्छा, एक बात और देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड एंड लिक्विड। तो बच्चों, सॉलिड जो होता है वह हमेशा डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लेकिन लिक्विड के द्वारा जो लगाया गया जो प्रेशर होती है ऑल डायरेक्शन में होती है। तो अगर आपको लिक्विड प्रेशर कैलकुलेट करना होगा तो आप लगाएंगे P इजकल टू H इंटू डी इंटू जी। एच क्या है, डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द फ्री सरफेस भी कह सकते हैं, या डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम। डी डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए बुक में कहीं कहीं डी के जगह पे रो भी लिखा रहता है, रो सिंबल, तो एक ही मतलब है, ध्यान दीजिएगा। चाहे आप डी कहिए चाहे रो कहिए, बात एक ही है। ये रो मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से सेंस है। तो अब हम बात करने वाले हैं अपथ्रस्ट के बारे में। अपथ्रस्ट मतलब क्या, मतलब ये हुआ थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द लिक्विड टू द ऑब्जेक्ट विच हैज बीन इमर्ज्ड और सबमर्ज्ड इन इट। अपथ्रस्ट का सिंबल है कैपिटल यू और एफ बी। एफ बी मतलब बॉइंट फोर्स या तो फिर फोर्स ऑफ बॉयंसी। यू इजकल टू स्मॉल वी डी एल जी। एल यहाँ पे लिक्विड से मतलब है, स्मॉल वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन ऑफ द बॉडी टू बी इमर्ज्ड और सबमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड। मतलब लिक्विड के अंदर उस बॉडी का कितना पोर्शन जो है डूबा हुआ है वह जो है आपका स्मॉल वी है। dl डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। रियल वेट अगर आपको निकालना है तो चाहे आप रियल वेट कहिए या ट्रू वेट कहिए या एक्चुअल वेट कहिए, बात एक ही है। मतलब वेट ऑफ द बॉडी इन एयर से मतलब है। वहीं पे अगर आपको एपरेंट वेट निकालनी है तो रियल वेट में से अब थ्रस्ट आप माइनस कर लीजिए। अच्छा, एक बात और, स्मॉल वी कैपिटल वी ds dl में एक रिलेशन होता है, स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी इक्वल्स टू ds अपॉन dl। स्मॉल वी से क्या सेंस है, वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन ऑफ द बॉडी टू बी सबमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड। कैपिटल वी क्या है, टोटल वॉल्यूम है या इंटायर वॉल्यूम है बॉडी का। ds डेंसिटी ऑफ बॉडी, dl डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पे साथ ही साथ हम लोग को एक बात और डिस्कस कर लेना चाहिए, किसी भी बॉडी का जो डेंसिटी होता है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो फिर रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी तो वैसे अगर आपको एक्सप्रेस करना होगा तो आप इन टर्म्स ऑफ मास रेशियो भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी रेशियो भी कर सकते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको आर डी निकालना है तो ये भी फॉर्मूले से हो जाएगा, और डिपेंड करेगा क्वेश्चन में दिया क्या है। तो अगर आपको किसी बॉडी का वेट दिया है एयर में और वाटर में दिया है, किसी लिक्विड में दिया हुआ है, तो आर डी आप कैसे निकालेंगे। तो जो फर्स्ट फार्मूला है आर डी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए मतलब वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू। डब्ल्यू ए स्टैंड्स फॉर वेट ऑफ बॉडी इन एयर, डब्ल्यू डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। ये ऐसी सब्सटेंस के लिए है जो कि पानी में इनसॉल्युबल होगा, डेंसर भी होगा और इनसॉल्युबल भी होगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी सब्सटेंस है जो कि वाटर में सॉल्युबल है तो उस केस में हम ऐसी लिक्विड लेते हैं जिसमें कि वह सब्सटेंस इनसॉल्युबल होगा। तो हम लगाएंगे डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए आर डी ऑफ दैट लिक्विड
अगर हमें किसी लिक्विड की आरडी निकालनी है तो हम लगाएंगे WA माइनस WL अपॉन WA माइनस WW। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूला। तो देखिए, सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जनरली हम क्या जानते हैं, हम दो लॉ जानते हैं। मैं एक ही लिया हूं, तो अब ये मैं समझिए कि एक ही लॉ होता है, दो लॉ होता है। तो हम उस लॉ को ले रहे हैं जो कि न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। तो सेकेंड लॉ हेल्प करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर के केस में इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों का दोनों इक्वल होगा। अगर आपके पास दो प्लेन मिरर हैं जो कि एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हैं और इनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर है, तो हमें ये पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा। तो हम इसके लिए सबसे पहले 360 अपॉन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए ये आपका स्मॉल एन है, नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि 360 अपॉन थीटा की वैल्यू इवन है कि ऑड है। तो अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू इवन अगर है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, 360 अपॉन थीटा माइनस 1 होगा। पहले क्या करेंगे, 360 अपॉन थीटा निकालेंगे। थीटा क्या है, दोनों मिरर के बीच का एंगल है। ये एंगल 60, 50, 70 क्वेश्चन में दिया रहेगा। 360 में इस एंगल से डिवाइड करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। अगर एन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर इवन अगर आ रही है तो इस केस में, क्योंकि देखिए जो नंबर इमेज होगी फ्रैक्शन में नहीं होगी, तो अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू इवन अगर आ रही है तो आप क्या करेंगे, 360 अपॉन थीटा माइनस 1 करेंगे, मतलब ऑड निकालेंगे, जो फाइनल जो अल्टीमेट जो आंसर आएगा। अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू ऑड अगर है, ठीक, तो उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि वह जो ऑब्जेक्ट है दो मिरर के बीच में किस तरीके से रखी गई है। तो अगर ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली अगर प्लेस्ड है तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी 360 अपॉन थीटा ही होंगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली अगर प्लेस्ड है दो प्लेन मिरर के बीच में, तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म 360 अपॉन थीटा माइनस 1 होगी। अब हम बात करते हैं कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड और असिमेट्रिकली प्लेस्ड से क्या मतलब है। तो देखिए, हमारे पास ये दो प्लेन मिरर है जो कि एक सर्टेन एंगल पे है। अगर हम इस एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं, ये जो लाइन है एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इसी एंगल बाइसेक्टर पे अगर है तो फिर हम कहते हैं कि यह जो ऑब्जेक्ट है सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। लेकिन इस एंगल बाइसेक्टर को छोड़ करके कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट है, कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट है, तो हम कहते हैं कि वह जो ऑब्जेक्ट है असिमेट्रिकली प्लेस्ड है, असिमेट्रिकली जो है वो प्लेस्ड है। ठीक, समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट। अगर देखिए स्फेरिकल मिरर के लिए हमें अगर मिरर फॉर्मूले की बात करनी है, मिरर फॉर्मूला नॉट लेंस फॉर्मूला, हम मिरर की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हमें मिरर फॉर्मूले की बात करनी है तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, f क्या है, फोकल लेंथ है। अगर हमें मैग्निफिकेशन की बात करनी है तो देखिए मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज बोल्ड फेस आई, ऑब्जेक्ट की साइज बोल्ड फेस ओ इक्वल टू -v/u। मतलब आप मैग्निफिकेशन I/O से भी निकाल सकते हैं या -v/u से निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक फार्मूला आपका ये यूजफुल है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f और m इक्वल्स टू I/O इक्वल्स टू -v/u। ठीक, कहीं कहीं आपको ये भी काम आ जाएगा, I/O इक्वल्स टू -v/u, ये डायरेक्ट इससे काम हो जाएगा। ठीक, एक फॉर्मूला इसमें और भी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है आपका फोकल लेंथ का डबल होता है, या ये कह लीजिए फोकल लेंथ जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा।
अब हम बात करने वाले हैं मैग्निफिकेशन के बारे में और भी डिटेल में। तो देखिए, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा? जब आपका मिरर कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जो इमेज बनाती है वर्चुअल इमेज बनाती है, इसलिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। कॉनकेव मिरर में देखिए, इमेज रियल भी बन सकती है और इमेजनरी भी बन सकती है। तो अगर रियल इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर वर्चुअल इमेज बनेगी, एक केस में वर्चुअल इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में, तो उस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 से लेस है हमेशा, तो कौन ऐसी मिरर है जो कि हमेशा जिसके लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से लेस होगी? वह मिरर कौन सी होगी? तो कॉन्वेक्स मिरर होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज जो बनाती है डिमिनिश्ड बनाती है, डिमिनिश्ड। इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूँ। लेकिन कॉनकेव मिरर जो है वह मैग्नीफाइड भी बनाती है, डिमिनिश्ड भी बनाती है और सेम साइज का ही बनाती है। इसलिए कॉनकेव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है और इक्वल टू भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि किस मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर ही पॉजिटिव होगा। वहीं पे अगर हम कॉनकेव की बात करते हैं तो उसके लिए फोकल लेंथ एज वेल एज रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ विल बी नेगेटिव। अब हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। देखिए, साइन कन्वेंशन कहिए या तो फिर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहिए, बात एक ही है। इसमें देखिए 3 लॉज हैं। तो पहला बोलता है कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड आइदर फ्रॉम पोल और फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। सारा डिस्टेंस या तो पोल से मेजरमेंट करेंगे या तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस से करेंगे। द डिस्टेंसेज मेजर्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। जो डिस्टेंसेज प्रिंसिपल एक्सिस के एबव मेजरमेंट होगी वो पॉजिटिव होगी, जो बिलो मेजर वो नेगेटिव होगी, चाहे मिरर कॉनकेव हो चाहे मिरर कॉन्वेक्स हो। तो देखिए, इसके अनुसार क्या होगा? U हमेशा नेगेटिव होगी, U विल बी नेगेटिव ऑलवेज, चाहे मिरर कॉनकेव हो चाहे मिरर कॉन्वेक्स हो। ठीक, वहीं पे अगर हम बात करते हैं इमेज डिस्टेंस का, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर रियल इमेज बन रही है तो उस केस में इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा, क्योंकि इधर होगा, जिधर ऑब्जेक्ट होगा उस तरफ इमेज बनेगी। और रियल इमेज कौन बनाएगा? कॉनकेव मिरर बनाएगा। कॉन्वेक्स में तो हमेशा मिरर किधर बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती है, जो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट इधर होता है कॉन्वेक्स मिरर में और इमेज यहाँ बनता है। तो जब आपका रियल इमेज बनेगा तो V नेगेटिव होगा, जो वर्चुअल होगा तो V आपका पॉजिटिव होगा। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा। ठीक, अब हम पहुंच गए हैं इस सेशन के एंड में और हम लोग को बात करना है साउंड से रिलेटेड फॉर्मूले के बारे में। तो देखिए, टाइम पीरियड कैपिटल T क्या है? टाइम फॉर 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। F क्या है? नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट ऑसिलेशन है, वो आपका फ्रीक्वेंसी होगा। और 1 कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी द टाइम पीरियड। वेवलेंथ में, वेव वेलोसिटी में और टाइम पीरियड में रिलेशन है, लैम्डा इजकल टू वेव वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड, या तो फिर वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। कहीं कहीं सिंपल ये फॉर्मूला भी लगेगा, डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इंटू टाइम। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसमें क्या क्या दिया हुआ है आप पहले लिखिए, क्या निकालना है उसको लिखिए, तो सोचिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्योंकि मैग्नेटिज्म में कोई न्यूमेरिकल है नहीं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में I की जो वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू Q अपॉन T से कैलकुलेट होगा। Q टोटल चार्ज है, T आपका टाइम टेकन है, और N इंटू E अपॉन T, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है,
ये आपको पता है क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, एलिमेंट्री चार्ज और फंडामेंटल चार्ज। किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो वर्क डन अपॉन चार्ज, और पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम हो जाएगा या वोल्ट हो जाएगा। आई निकालेंगे तो एम्पियर में निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। और एक होता है आपका ओम्स लॉ, जिसके अनुसार V = I × R होता है।